दोस्तों, ये एक खूबसूरत लड़की की कहानी है जो कि हद से ज़्यादा खूबसूरत होती है। जो उसे देखता है उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। जिसे वो अकेले में मिलती है वो उसकी इज्जत लूट लेता है। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन जो भी उसे मिलता था अकेले में उस लड़की को देखता था, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, उसकी नीयत उसे देखकर ख़राब हो जाया करती थी। ये नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा आप और पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह पुराने ज़माने की कहानी है दोस्तों, जो कि एक सेठ होता है। एक कस्बे में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का नाम प्रेमचंद होता है। जो उसके दो बच्चे होते हैं, उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी होती है। जो उसकी बेटी होती है वह 17 साल की होती है। जो उसका बेटा होता है वह 18 साल का होता है। अपने बेटे को तो वो अपनी दुकान में लगा लेता है, और जो सेठ जी की एक कपड़े की दुकान होती है बहुत बड़ी, उस दुकान को संभालने के लिए लगा लेता है। लेकिन जो उसकी बेटी होती है उसको पढ़ा रहा होता है एक अच्छे स्कूल में। जिस तरह से एक मतलब माँ बाप अपने बच्चों को सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में डालें अपनी बेटी को, इस तरह से ही सेठ ने अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में डाल रखा था। जिस स्कूल में सेठ जी की बच्ची पढ़ती थी उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन एक मौलवी साहब होते हैं जो कि उस स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, मौलवी साहब की नज़र गौरी पर पड़ जाती है। उस लड़की का नाम, जो शेर जी की लड़की होती है उसका नाम गौरी होता है, और उसके लड़के का नाम पंकज होता है। दोस्तों, जो गौरी होती है, गौरी पर मौलवी साहब की नज़र पड़ जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत अच्छी होती है। बड़ी बड़ी आंखें, बड़े लंबे लंबे बाल, गोरे गुलाबी जैसे होंठ, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसे देखकर उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। उसको पहले तो ऐसे पढ़ाया करता था सब बच्चों को मेज़ पर घेर कर, लेकिन फिर ऐसे पढ़ाने लगता है। गौरी इधर खड़ी होती थी लेकिन गौरी को अपने पास खड़ा करता है। कभी उसके हाथ पर हाथ रखा करता था, कभी उसकी पीठ पर हाथ रखा करता था, कभी उसकी कमर पर। इस तरह से वो पढ़ाया करता था। लेकिन जो गौरी बहुत ज़्यादा मासूम होती है, वो ये सब नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मौलवी साहब क्या कर रहे हैं। फिर मौलवी साहब सोचते हैं अपने मन में कि ये तो कुछ ज़्यादा ही मासूम है, ये इस तरह से मेरे बात समझने वाली नहीं है। वो एक दिन क्या होता है, गौरी को बुलाता है और गौरी को बुलाकर कहता है कि गौरी, मैं तुम्हें इनके बाद, छुट्टी के बाद तुम कहीं मत जाना, बाद में तुम्हें पढ़ाऊँगा, जिससे तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगी और तुम्हारे पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। गौरी यह बात सुनकर खुश हो जाती है कि मुझे मौलवी साहब मतलब एक्स्ट्रा क्लास देंगे, बाद में भी पढ़ाएंगे। वो सब बच्चे अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो गौरी होती है वह स्कूल में ही रुक जाती है। जो मौलाना साहब होते हैं गौरी का हाथ पकड़कर जो उनका ऑफिस रूम होता है उसमें ले जाते हैं, और गौरी को अपने आप बैठ जाते हैं। गौरी खड़ी रहती है। गौरी का बैग उतार कर मेज़ पर रख देते हैं। जिस तरह मेज़ पर रखते हैं, फिर गौरी को कहते हैं कि गौरी, तुम अपना ये हाथ जो ऐसे खड़ी हुई थी सीधे कर लो। उसका हाथ पकड़ते हैं गौरी का और हाथ उसका चूमते हैं कि गौरी, तुम्हारे हाथ ये कितने खूबसूरत है, इन हाथों से तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। उसका हाथ चूमते हैं, फिर धीरे से उसके पैरों पर पैर रखते हैं और फिर गौरी को बोलते हैं, गौरी, जिस तरह से तुम स्कूल आती है इन पैरों से इस स्कूल की शोभा भी बढ़ जाती है, और जैसे तुम चलती हो तुम्हारी चाल भी तुम्हारी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। और बाद में जैसे मौलवी साहब खड़े होते हैं किस करने के लिए, लेकिन जो गौरी होती है वह समझ रही होती है। फिर सोचती है यह कोई पढ़ाई नहीं है, ये तो गलत काम है। मौलवी को कहती है कि ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये तो एक गलत काम है।
मौलवी कहते हैं कि नहीं, यह एक पढ़ाई है, ये भी एक पढ़ाया जाता है अलग तरीके से, मैं तुम्हें इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन गौरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मौलवी साहब को दूर धक्का दे देती है और धक्का देने के बाद अपना बैग उठाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इतने में जैसे ही मौलवी साहब उठते वो वहाँ से जा चुकी होती है, अपने घर आ जाती है। फिर अगले दिन स्कूल जाती है। ऐसे ही मौलवी साहब फिर उसको कहते हैं कि अगर तुम आज छुट्टी से नहीं रुकी, मैं तुमको अलग से पढ़ाऊँगा, और तुम इस तरह से भाग गई तो मैं तुम्हें कहीं की नहीं छोड़ूंगा और मैं सबको बता दूंगा। लेकिन जो गौरी होती है वह उसकी बात इग्नोर कर देती है, और इस इग्नोर करने के बाद में लेकिन ऐसे करते करते मौली को पूरा एक हफ्ता हो चुका होता है। जो गौरी होती है, जो उसका क्लासमेट होता है एक लड़का, उसका नाम रेणुका होता है, उसको कहती है कि प्लीज़, वो उसको अपनी सारी कहानी बता देती है कि इस तरह से मौलवी साहब इतने दिनों से मेरे साथ में ऐसी बदतमीज़ी कर रहे हैं, और कहते हैं कि बाद में तुम्हें पढ़ाऊँगा, लेकिन एक दिन मैं रुक गई थी, उन्होंने इस तरह से मेरे साथ बदतमीज़ी की, और लेकिन मैं बचकर भाग गई, लेकिन अब भी वे मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। इस तरह से कहते कि छुट्टी में रुक जाना, वरना मैं तुम्हें कहीं की नहीं छोड़ूंगा। जो वो लड़का होता है वह बात सुनता है, वो कहता है कि दैया रे दैया, ये सब क्या कह रही हो तुम, ये बात तुम किसी को मत बताना, चुपचाप अपने घर चली जाओ और स्कूल भी मत आना। अब तुम्हें स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यह एक टीचर है, और अपने घर का काम देखो। गौरी सोचती है कि ये सब ठीक कह रहा है, वो स्कूल आना बंद कर देती है। लेकिन जो गौरी के पिता होते हैं वो गौरी को कहते हैं कि बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो। गौरी कहती है पिताजी, मेरी तबीयत आजकल बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, मेरा मन नहीं करता है स्कूल जाने का। जिस तरह से बात सुनता है गौरी के पिता, कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम घर का काम सीख लो अच्छे से। इस तरह से वो घर रुक जाती है। लेकिन एक हफ्ता हो चुका होता है गौरी को स्कूल जाए हुए, और मौलाना साहब जो मौलवी होते हैं वह गौरी के घर पहुंच जाते हैं, सेठ जी की दुकान पर, और वहाँ पर जाकर कहते हैं कि गौरी अब स्कूल नहीं आ रही है, क्या बात है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। जो प्रेमचंद होता है वो कहते हैं मौलवी को कि मौलवी साहब, अब हमारी बेटी की तबीयत बोल रही थी कि ठीक नहीं रहती है और स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। मौलवी साहब यह बात सुनते हैं और उसको गौरी को कहते हैं, सेठ जी को, गौरी को एक बार बुला दीजिए। वो कहता है कि ठीक, हाँ रुक जाइए। इस तरह से उस गौरी को बुलाते हैं कि गौरी बेटा, चाय बना कर ले आओ, मौलवी साहब आए हैं। जिस तरह से वो उसकी बात सुनती है उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह चाय तो बनाकर ले जाती है। लेकिन सेठ बोलते हैं कि मैं अंदर आ रहा हूँ मौलवी साहब, आप बैठक में बैठी जाके इतनी गौरी चाय बना कर ले आएगी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, क्योंकि दुकान बहुत अच्छा चल रही होती है, कस्टमर कोई ना कोई आता रहता है, लेकिन तभी एक कस्टमर आ जाता है और वो कस्टमर को कपड़े देने लगता है। लेकिन जो गौरी होती है वो चाय बनाकर ला चुकी होती है और मौलवी को देने के लिए बैठक में जाती है। जिस तरह से बैठक में जाती है दोस्तों, जो मौलवी होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है स्कूल आ जाना, और जैसे मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लो, वरना मैं तुम्हें कहीं की नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। गौरी वहाँ से अपना हाथ झटक कर तुरंत चली जाती है। वो चाय का कप नीचे गिर जाता है। जो प्रेमचंद होता है वो सोचता है उसे गिरने की आवाज़ आती है, वो तुरंत उठकर वहाँ से जाता है और अपने बेटे को कहता है कि बेटा तुम इन्हें कपड़ा दो, शायद अंदर कुछ खड़का हुआ है, मैं जाकर देख आता हूँ। गौरी चाय बनाकर ले आई होगी मौलवी साहब के लिए। वो जाकर देखता है कि नीचे फर्श पर चाय गिरी होती है, और प्रेमचंद बोलता है कि मौलवी साहब ये, वो बोलता है कोई कोई बात नहीं, ये तुम्हारी बेटी मतलब गौरी से गिर गया, उसका हाथ, उसका पैर सा फिसल गया था इसलिए उसका हाथ कांप गया और नीचे कप कर गया। वो दूसरी चाय बनाने के लिए गई है। लेकिन जो मौलवी साहब होते हैं
प्रेमचंद से बोलते हैं कि मैं आपको यहाँ पर कुछ बात बताने के लिए आया था, क्योंकि तुम्हें चौकस रहना चाहिए। वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी जो है, तुम्हारी बेटी के 3-4 लड़कों के साथ में चक्कर है, मैं इसीलिए तुम्हारी बेटी स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि मुझे पता चल चुका था। वो सोच रही थी कहीं मेरे पापा को ना बता दे, इस वजह से वो स्कूल नहीं आ रही है। जैसे ही प्रेमचंद्र यह बात सुनता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मौलवी साहब ये बात बताकर वहाँ से निकल लेते हैं। जो प्रेमचंद होता है वो पूरा दिन काम करता है, जो कि पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे दोस्तों। अगर किसी ऐसी बात सुन ले तो उस अपनी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ते थे, उसे मार दिया करते थे, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है दोस्तों। जो ये एक बार इज्जत चली गई दोबारा वापस नहीं आने वाली है। समाज में पहले इस तरह से लोग जिया करते थे, चाहे गर्दन कट जाए लेकिन इज्जत पर आँच नहीं आन दिया करते थे। इस तरह से ही सेठ जो होता है वो अपने बेटे के पास में जाता है और शाम हो जाती है, अपने बेटे को सारी बात बता देता है कि इस तरह तुम्हारी बहन का चक्कर किसी और लड़के के साथ में चल रहा है। अब तुम्हारी बहन अगर ज़िंदा रही तो हम लोग, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। अगर तुम्हारी बहन मर गई तो वही बेहतर है, क्योंकि हम वरना किसी को मुँह दिखाने के लिए काबिल नहीं रहेंगे। जैसे ही उसका मतलब प्रेमचंद का बेटा यह बात सुनता है, उसके बेटे को ये बात सुनकर सोचता है कि हमारी बहन तो इतनी सीधी है, किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाती, और पिताजी ये सब बोल रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलता। और कहता है अपनी बेटी से कि बेटा अभी अभी खबर आई है कि तुम्हारे मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें वहाँ पर चलना है, जल्दी से चलते हैं, रात रात चलेंगे, फसर होते चले जाएंगे, क्योंकि तुम अकेले भी यहाँ पर क्या करोगी। गौरी बोलती है कि ठीक है पिताजी, चलो चलिए, मैं कपड़े पहन कर आती हूँ दूसरे। जो उसका बेटा था वो अपने बेटे को बोलता है कि बेटा रास्ते में एक नदी पड़ती है, तुम उस नदी में, मैं थोड़ा पीछे रह जाऊंगा, तुम उस नदी में इसको मार देना, मार कर नदी में गिर देना। कह देंगे घर आकर गांव वालों को कि हम वहाँ गए थे घूमने के लिए और उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिरकर मर गई। इस तरह से वो अपने बेटे को बोल देता है। फिर वे तीनों चल देते हैं। जैसे ही रात हो रही थी चलते रहते हैं। फिर नदी जैसे करीब आती है, सेठ जी जो होते हैं कहते कि बेटा आप दोनों चलो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द है, मुझसे ज़्यादा नहीं चला जा रहा है। वे दोनों बहन भाई चलते रहते हैं। जैसे नदी करीब आती है, उसके पिता ने, जो सेठ जी होते हैं, अपने बेटे को एक चाकू दे रखा होता है कि इसकी गर्दन काट देना। जैसे उसका भाई जेब से चाकू निकालता है, लेकिन वो सोचता है कि ऐसे अपनी बहन को कैसे मारूं, मारने का भी मन नहीं हो रहा है। आखिर अपनी बहन को तो मैं बता दूं कि मेरी बहन ने आखिर क्या गलती की है और मैं इसे क्यों मारने जा रहा हूँ, पिताजी ने क्यों मुझे मारने के लिए कहा है। वो चलते रहते हैं। वो अपनी बहन को कहता है कि बहन, मैं तुम्हें इसीलिए मार रहा हूँ, कोई मामा जी की तबीयत ख़राब नहीं है, पिताजी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा है। जैसे ही गौरी यह बात सुनती है वह चौंक जाती है, कहती कि भैया मुझे क्यों मारना चाहते हो, मेरी आखिर ऐसी क्या गलती है, आप और पिताजी तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर एकदम अचानक से क्या हुआ, जो उसका भाई होता है पंकज, गौरी से बोलता है कि बहन, तुमने एक ऐसा घोर पाप किया है, तुम किसी लड़के के साथ में तुम्हारा चक्कर है, एक आध लड़के के नहीं, पूरे 4 लड़कों के साथ में बता रहे हैं पिताजी। कह रहे हैं कि वरना इसे मार दो, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मुझे मार देंगे, और मुझे मार देंगे, क्योंकि हमारी इज्जत नहीं रहेगी अगर तुम जिंदा रही तो। यह बात सुनती है गौरी। गौरी कहती कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कौन कह रहा है। कहते कि पिताजी कह रहे हैं, आज हम तुम्हें मारने के लिए लाए हैं। वो गौरी हाथ जोड़ती है अपने भैया के सामने कि भैया मुझे मत मारो, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। लेकिन जो उसका भाई होता है उसे दया आ जाती है। वो कहता है कि बहन चलो, मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ जहाँ पर कभी किसी को नज़र नहीं आओ, और यहाँ से कभी दिखाई मत देना, मैं पिताजी को बोल दूँगा कि मैंने गौरी को मार दिया है। ये कहकर गौरी को
वहीं पर अंधेरे में छोड़कर पीछे मुड़ जाता है और फिर अपने पिताजी के पास चला जाता है। पिताजी पूछते हैं, क्या बेटा तुमने गौरी को मारकर नदी में गिर दिया? जो पंकज होता है कहता है कि हाँ पिताजी, मैंने मारकर गौरी को नदी में गिर दिया है। वे दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो गौरी होती है वहीं खड़े खड़े, रात हो रही होती है, बहुत ज़्यादा रोती है। जैसे ही रोती रहती है पूरी रात, धीरे धीरे उजाला होता है, सुबह हो जाती है। फिर उसे चारों तरफ जंगल नज़र आता है और एक सामने नदी नज़र आती है। उस नदी को देखती है, वहाँ पर एक नाविक होता है। जो नाविक होता है वहाँ पर जाती है, कहती है नाविक को कि प्लीज़ भैया मुझे नाव पार करा दो। और वो नाविक जो है उस लड़की को देखकर एकदम सोचता, इतनी खूबसूरत लड़की है, इतने लंबे बाल है, इतनी अच्छी चाल है, ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी नीयत उसे देखकर खराब हो जाती है और वो बोलता है, जो कि नाविक था, उसने नदी के किनारे अपनी कुटिया बना रखी थी, बोलता है कि तुम वहाँ पर जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। लेकिन जो होता है, सबको धीरे धीरे नदी पार करा रहा था जो इंसान वहाँ पर आ रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे करते करते शाम हो जाती है। जैसे वो गोरी फिर जाती है कि भैया प्लीज़ मुझे भी पार करा दो। वो बोलते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है? बोलती है कि मुझे कहीं पर पार करा दो, पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। वो पूछता है तुम कहाँ से आई थी? कहती है, अपनी नाविक को सारी कहानी बता देती है कि ऐसे ऐसे मैं घर से आई हूँ, इस तरह मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे, उन्होंने कह दिया है कि कहीं पर भी तुम चली जाओ पर इस यहाँ पर नहीं आना। इस तरह से नाविक बात सुनता है, सोचता है इसका कोई ग्राहक नहीं है, इसका कोई कहने सुनने वाला नहीं है, चाहे जो इसके साथ मैं कर लूँ कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। वो कहता है, जैसे ही अंधेरा हो जाता है वो एकदम कुटिया में जाता है। कुटिया में जाकर उसके साथ में इस तरह जबोरता है उसको, उसके नाखून मार देता है, उसके कपड़े फाड़ देता है, उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन जो गोरी होती है उसके हाथ में अचानक से उसकी उंगली आ जाती है, उसकी उंगली इस तरह से कतर देती है कि उसकी उंगली कट जाती है। वो वहाँ से एकदम तुरंत उठकर भाग लेती है। जो नाविक ने अपनी नाव बांध रखी होती है, उसी नाव को वहाँ से खोलकर उस नाव को, वहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है, वो नाव पूरी बहती चली जाती है। वो नाव में बैठी हुई होती है गोरी, लेकिन जो नाविक होता है वो इतना होश कर पाता, इतने उठ पाता, भागकर दौड़ा ताकि नाव पकड़ लूँ। पानी में भी कूदा, लेकिन वो नाव बहुत ज़्यादा रफ्तार पर होती है, तेज़ी से चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे नाव चली जा रही थी, धीरे धीरे उजाला होने लगा था, सुबह होने लगी थी। वो वहाँ पर सोचती है कि मेरे कपड़े फटे हुए हैं, अगर कोई मुझे ऐसे देखेगा तो कोई क्या कहेगा, फिर दोबारा से कहीं मेरे साथ में ऐसा हादसा ना हो जाए। इसलिए वह धीरे धीरे नाव को किनारे पर लगाती है। किनारे पर लगाने के बाद में वहाँ से उतर जाती है। फिर जंगल में उसे बहुत तेज भूख लगी रही होती है। कुछ एक जगह अमरूद का पेड़ दिखता है, कुछ अमरूद खा लेती है और कुछ अपने हाथ में ले लेती है, ताकि फिर भूख लगेगी तो मैं फिर खा लूँगी। चलते रहती है। उसे सामने से एक जो घुड़सवार पर एक व्यक्ति नज़र आता है और वो उसे देखकर घोड़े पर मतलब पेड़ पर चढ़ जाती है। लेकिन कुछ दूरी पर वो घोड़ा रुकता है और उस जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था उसे आहट होती है कि शायद यहाँ पर कोई है। वो लड़की बेचारी छुपकर जो पेड़ की खोकर थी उसमें बैठ जाती है। उसमें बैठने के बाद में दोस्तों क्या होता है, जैसे घोड़ा उस पेड़ के नीचे खड़ा करता है, उस घोड़े की पूंछ से लगती है, लेकिन उस लड़की के लग जाती है तो एकदम से निकलता है उसकी आवाज़ से। जो घोड़े पर बैठा हुआ था जो लड़का, वह देखता है कि कौन है, लेकिन वो लड़की होती है। अपनी आंखों पर हाथ धर लेती है और हाथ धरने के बाद में जो सोचती है कहीं ये भी मेरी साथ में ऐसा ही ना करे। उस लड़की को जैसे ही वो लड़का देखता है, देखकर एकदम चौंक जाता है, वो भी उसे देखता रह जाता है। आगे की कहानी हम पार्ट 1 है, पार्ट 2 में सुनाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको हमारी यह कहानी दूसरा पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।
जय भारत। आखिर वो लड़का उस लड़की के साथ में फिर क्या करता है, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए होते हैं दोस्तों।